Good morning students, now we start our today's class in the subject of political science. And as you know, in previous class we start our new chapter which is the India's external relation. In this chapter, in previous class we discussed about NAM policies and Nehru's role, especially that time when India got independence. And we know that at that time there are lots of challenges in the front of nation when we got achieve an independence and our Prime Minister Mr. Jawaharlal Nehru, he was very bravely faced the whole challenges. And when we look about the foreign relation with India's, it is very crucial because at that time there are two groups, first capitalist group and second communist group, and both groups want to collect their supports, their independent support, and lots of countries support for their own group. यानी कि वो जितने भी ये जो यूएसएसआर रहे और यूएसएसआर रहे और अमेरिका, ये दोनों चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी देश हैं स्वतंत्र हो रहे हैं या फिर और जो देश जो तटस्थ है वो अपने खेमे में लेना चाहते थे। और ये हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो आगे इन्हीं सभी चीज़ों के संदर्भ में हम भारत के एक तरीके से विदेश संबंधों को परखेंगे, देखेंगे एक्सटर्नल रिलेशन कैसा रहता है, भारत का फॉरेन पॉलिसी कैसी रहती है। जैसे कि कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उस पर आप लोगों को जानकारियाँ मिली गई होंगी कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो एक तरीके से एक सेंट्रलिस्ट फॉरेन पॉलिसी थी। हम किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, किसी भी ग्रुप का सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, बल्कि हम अपना एक बीच का रास्ता लेकर चलना चाहते थे। और कल ये चीज़ें हम लोगों ने क्लियर की थी। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना दूसरा जो टॉपिक है एफ्रो एशियन रिलेशन, और इसमें एफ्रो एशियन यूनिटी करके है। मैं ज़रा टॉपिक देख लूँ एक बार और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज़ नॉन अलाइनमेंट, नेहरूज रोल, एंड आफ्टर दैट एफ्रो एशियन यूनिटी, यानी कि अफ्रीका और एशिया की जो एकता है उसकी बात हो रही है। अफ्रीका के बारे में आप जानते हैं, वास्तव में देखिए अफ्रीका को एक बड़ा ही दुर्भाग्यशाली देश कॉन्टिनेंट माना जाएगा, क्योंकि बड़ा ही सफ़र करता रहता है हमेशा। स्लेवरी जो एक अभिशाप था मानव आबादी पे, वहाँ के लोगों ने बहुत समय तक स्लेवरी को झेला और बहुत सारे जो वायरस डिजीज़ होते हैं वहाँ से ही निकले, और आर्थिक स्थिति वहाँ की सही नहीं है। तो कॉलोनाइजेशन के बाद जब धीरे धीरे वहाँ के देश आज़ाद होने शुरू हुए तो भारत का अफ्रीका के साथ खास लगाव था। वो चाहता था कि ये देश कहीं फिर से किसी और गुलामी के जंजीरों में न पड़ जाए, तो उनके साथ हमारा रिलेशन भारत बढ़िया करना चाहता था। स्पेशली आप देखिए 1947 में हमारे नेहरू जी मार्च में ही, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले ही नेहरू जी एक सम्मेलन, ये है अफ्रीका और एशिया के संबंधों को आगे ले जाने के लिए एक एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस आयोजित किए। और इसी तरीके से इंडोनेशिया के साथ भी इन्होंने प्रयास किया कि हमारा इंडोनेशिया के साथ रिलेशन बढ़िया रहे। और इंडोनेशिया की आज़ादी में भी भारत ने बड़ा योगदान दिया अपनी आज़ादी के बाद। 1947 में आप देखिए यहाँ पे है, 1949 में 1949 में जो क्या कहते हैं कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है इंडोनेशिया में। जो कि डच कॉलोनीज थी, वहाँ पे जो डचीज थे वो वहाँ पे कॉलोनी बनाए थे, तो उनको निकालने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करता है। तो इस तरीके से आप देखिए धीरे धीरे भारत एक अलग रुख अपना रहा है। इन घटनाओं को आप देखते जाइए तो भारत एक अलग रुख अपना रहा है। वो ऐसे देशों को लामबंद कर रहा है, गोलबंद कर रहा है जो देश न अमेरिका के सपोर्ट में हो, न यूएसएसआर के सपोर्ट में हो, और आर्थिक तौर से भारत के नीचे हो, ताकि वो भारत एक उनका लीडर बन सके। ये भी एक पॉलिसी हम देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए बांडोंग कॉन्फ्रेंस, नैम भारत ने जो शुरू किया था और 5 देशों ने मिलकर के। बांडोंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में ये होता है 1955 में, और ये बड़ा रोल अदा करता है बांडोंग कॉन्फ्रेंस। ये एक तरीके से एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस था, और इसी के बाद
इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बातें हुई वही गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के रूप में आई। तो ये अच्छा, इसमें नेहरू जी की बहुत अच्छी भूमिका थी और बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था नैम का ऑफिशियली रूप से, और इन चीज़ों को हम लोग अपने दूसरे बुक में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आएगा हमारा चीन के साथ हमारा पीस और कॉन्फ्लिक्ट। सबसे ज़बरदस्त जो एक हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो यही है, यही टॉपिक है, क्योंकि भारत अब तक जितनी भी आज़ादी के बाद वार में वो जुड़ा है, वार में उलझा है, उसमें सिर्फ चाइना वार ही था जिसमें हम हारे हैं, वरना बाकी जो वार हुए वो पाकिस्तान के साथ ही हुए और वो हम जीते हैं। और ये एक तरीके से चाइना का धोखा था। और चाइना के हमला करने के बाद नेहरू जी को विशेष तौर पे बड़ा गहरा धक्का लगा था, क्योंकि उस समय नेहरू जी ने हिंदी चीनी बाई बाई का नारा दिया था और उसी नारे के आड़ में पंचशील समझौते हुए थे। उसी पंचशील समझौते के आड़ में या उसको बायकॉट करके चाइना ने अचानक से हमला कर दिया। तो हम लोग इन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से स्टार्ट होता है। जब चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है और वहाँ पे माओ की सरकार बनती है, माओ से तुंग की, तो भारत ऐसे देशों में था जो सबसे पहले उस कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देता है। और चूँकि भारत का पड़ोसी देश है तो नेहरू जी बड़ा सॉफ्ट एक कॉर्नर रखते थे चीन को लेकर के, और उसको लेकर के बड़ा पॉजिटिव रहते थे कि नहीं, चाइना हमारे साथ डेवलपमेंट के लिए कभी फाइट, मतलब विकास के राह पे हम साथ साथ चलेंगे और एशिया में हम दो बड़े देश हैं, एशिया की शक्ति बनेंगे और विश्व की शक्ति बनेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम नेहरू जी ने सोचे थे। लेकिन पटेल जी और बहुत सारे सहयोगियों को ये लगता था कि कभी न कभी जो चाइना है वो अटैक कर सकता है। अब देखिए 29 अप्रैल 1954 जब पंचशील समझौता होता है, ये 5 सिद्धांत थे और स्पेशली ये चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी के बीच होता है। ये होता है समझौता। इस समझौते में सबसे की पॉइंट है वह है पीसफुल कंसिस्टेंस। पीसफुल कंसिस्टेंस मतलब कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि हम आपके अस्तित्व को मानेंगे, आपकी संप्रभुता को मानेंगे, यानी कि आपकी सोवरेनिटी को मानेंगे शांति के साथ, और आप हमारे शांति के साथ हमारे सोवरेनिटी को, संप्रभुता को मानेंगे। न आप कभी युद्ध के रास्ते पे जाएंगे, न हम कभी युद्ध के रास्ते पे जाएंगे। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, न कि एक दूसरे के नुकसान होने लायक कोई ऐसा काम करेंगे। तो ये था इस पंचशील समझौते का मेन की पॉइंट। और इस आधार पे चाउ एन लाई और अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच 29 अप्रैल 1954 को ये समझौता हुआ और 62 में हमारे ऊपर आक्रमण हो जाता है। यानी कि करीब 8 साल ये समझौता चला। आक्रमण क्यों होता है, किन दशाओं में होता है, इसकी पड़ताल करनी बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, ये पूरा विवाद शुरू होता है तिब्बत से। तिब्बत एक बफर स्टेट है हमारे और चीन के बीच में, और यहाँ पे 1950 में चीन यानी कि अपनी क्रांतिपूर्ण आज़ादी के बाद, रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंस के बाद चाइना यहाँ पे कब्जा कर लेता है, अवैध कब्जा। आज तक हम उसको अवैध कब्जा मानते हैं, हालांकि कई प्रधानमंत्री ने बहुत खुलकर उस पर कुछ नहीं कहा। 50 में कब्जा हो जाता है, वहाँ पे भारत सरकार चुप बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे वहाँ पे कल्चरल डोमिनेशन होता है। अब देखिए ये जो वर्ड है कल्चरल डोमिनेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है और बहुत लोग सिर्फ शाब्दिक अर्थ को समझ करके आगे बढ़ जाते हैं, इसकी गहराई को नहीं समझते। कल्चरल डोमिनेशन ही एक लिविंग नेशन को खत्म कर देने का हथियार है, कल्चरल डोमिनेशन। प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर्स में, स्पेशली वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमने अंद्रेई जाबू, आयशा का लाइफ स्टोरी पढ़ी। वो सब कल्चरल डोमिनेशन से प्रताड़ित थे। हम और आप कल्चरल डोमिनेशन से प्रताड़ित हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को मानेंगे नहीं, क्योंकि
जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं हम उसी को प्रमाण समझते हैं, उसी को सत्य समझते हैं। जो चीज़ें हमसे छुपी हुई होती हैं हम सुन तो लेते हैं लेकिन उसको मानते नहीं। इसी कल्चरल डोमिनेशन की वजह से आज कश्मीर डिस्प्यूट बना हुआ है। इसी कल्चरल डोमिनेशन की वजह से भारत के बहुत सारे पार्ट भारत से अलग हो गए। इसी कल्चरल डोमिनेशन की वजह से आज भारत में अनरेस्ट जैसे हालात हैं। इसी कल्चरल डोमिनेशन की वजह से कश्मीर विवाद नहीं सुलझा। एक समय जहाँ पे कश्मीरी ब्राह्मण रहते थे अपने अल्पसंख्यक बहुसंख्यक भाइयों के साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व के साथ, अचानक से वहाँ पे कल्चरल डोमिनेशन का षड्यंत्र होता है और वो अपने ही देश में रिफ्यूजी बन जाते हैं। और यही डोमिनेशन चाइना ने किया तिब्बत में और भारत शांत रहा। जाड़े के दिनों में आप अगर वाराणसी में जाएं तो आपको बहुत सारे जगहों पे, बेनियाबाग, लहुरा, बीर, मैदागिन, इन जगहों पे आपको तिब्बती शरणार्थी मिल जाएंगे। वो जाड़े के दिनों में स्वेटर वगैरह बेचने आते हैं, लेकिन वो सिर्फ व्यापार करने नहीं आते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग वहाँ से खरीदारी किए होंगे। आपको जब वो पैकेट देते हैं ना, जिस प्लास्टिक में आपको वो भर के देते हैं सामान, उस प्लास्टिक पे लिखा होता है, आप पढ़िएगा, फ्री तिब्बत। वो अपने मूवमेंट को चला रहे होते हैं एंड दैट इज द स्पिरिट। 1950 में जो कब्जा चाइना ने किया उस कब्जे का विरोध आज तक हो रहा है। उनका झंडे का निशान है उस प्लास्टिक पे, उस बैग पे। और ये अच्छा, सबसे बड़ी बात कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे, यानी एक मुल्क एक पूरे दूसरे मुल्क को खा गया, उस देश के लोग हमारे जिले में आकर के मूवमेंट चला रहे हैं और हमें और आपको पता तक नहीं। सोचिएगा इन सारे बातों पे। और हम लोग क्रांतिकारी बनेंगे, क्रांति करेंगे। रवीश कुमार हमारे हीरो होंगे तो कोई सुधीर चौधरी हमारे हीरो होंगे तो कोई राहुल गांधी होंगे। हम वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को समझ रहे हैं। क्या सिर्फ पास हो जाना नंबर से यही सही है, या इन चीज़ों को महसूस करना, इन चीज़ों को लाइफ समझना, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे की घटना के 50 में तो उन्होंने कब्जा कर दिया और धीरे धीरे कल्चरल डोमिनेशन करना शुरू कर दिया। 1959 में दलाई लामा यानी कि तिब्बत के बौद्ध धर्मगुरु जो थे, उन्होंने भारत से शरण मांगी और भारत ने शरण दे दी। और ये बात चाइना को खटक गया। चाइना को लगा कि भारत उसके अंदरूनी मसले पे हस्तक्षेप कर रहा है। 50 पे इन्वेंट करता है, कब्जा करता है। 54 में हमारे यहाँ हम लोग एक तरीके से पंचशील समझौता करते हैं और 59 में दलाई लामा हमसे शरण मांगते हैं। और दूसरी बात नोट कर लीजिए, आज भी दलाई लामा भारत में शरण, ऑफिशियली शरण लिए हुए हैं। आज भी वो भारत में ही वर्क कर रहे हैं, रह रहे हैं और फ्री तिब्बत का मूवमेंट आज भी चलाया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि दलाई लामा को हमने शरण दिया, इस चीज़ से चीन खार खाया था। अब एक विवाद तो ये था ही, इसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट हो गए। 1957 एंड 1959 के बीच चाइना का ये कहना था कि हमारे जो बॉर्डर हैं वो ब्रिटिश भारत के साथ निर्धारित किए गए थे, जिसे हम नहीं मानते। और ये हम फिर से बॉर्डर को एक तरीके से फिर से बॉर्डर को बनाएंगे, कुछ भाग जो हमारे भारत के पास है उसको वापस लेंगे। और वो भाग थे अक्साई चीन वेस्ट में, यानी कि जम्मू कश्मीर के पास लद्दाख वाला एरिया, और दूसरा ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, पहले उसे नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। तो वो पार्ट, अरुणाचल प्रदेश का पार्ट और लद्दाख का पार्ट का अक्साई चीन, इन जगहों को वो डिस्प्यूटेड मानता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि 57 से 59 के बीच उसने धीरे धीरे अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया और एक स्ट्रेटेजिक बढ़त बना ली। तो हमारे और वहाँ के दोनों नेताओं ने बैठ करके बहुत बार इसको बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन सुलझा नहीं। आपको 1962 में क्यूबा क्राइसिस याद होगा, जब पूरा विश्व उस तरफ फोकस था। उसी समय मौका पा करके अक्टूबर में चाइना ने हमारे ऊपर
हमला कर दिया। दोनों पॉइंट्स पे हमला करने के बाद अक्टूबर में ये फर्स्ट फेज का हमला था, जिसमें वो अरुणाचल प्रदेश हमारे देश के अंदर घुस आया था। और सेकेंड फेज नवंबर में स्टार्ट हुआ, जहाँ पे वेस्ट में लद्दाख में तो भारतीय सेना ने उनको रोके रखा, लेकिन जो हमारा ईस्ट वाला मोर्चा था यानी अरुणाचल प्रदेश का मोर्चा था वो असम प्लेन तक आ चुके थे, असम प्लेन तक एंट्री कर चुके थे।